चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6, ए फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री के पास दो मशीन है ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम आउटपुट एंड बी प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम। यानी कि ए आपको 60% आउटपुट दे रहा है और बी आपको कितना दे रहा है, 40% आउटपुट दे रहा है। परसेंट है बच्चों, बहुत अच्छा हो गया, यानी परसेंट हो दे दिया, इसका मतलब हमारा 50% क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके दे दिया है, यानी कि आधा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर सैंपल की जरूरत नहीं है। परसेंट दे रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हमको मिल गया। परसेंट दे रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मिल गया, यानी कि जो मशीन ए है वो अगर 60% इसका आउटपुट है तो पीए का आउटपुट कितना हो गया आपका 60%, यानी डायरेक्ट आप इसको 60/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और पीबी का कितना 40 ना, तो 40% 40/100 लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कितना बाउंड करेगा, 3 5 2 5, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। परसेंट देगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Further, 2% of item produced by machine A and 1% produced by machine B is defective। इसमें भी दिया गया है कि मशीन ए से 2% खराब आइटम निकल सकता है और मशीन बी से 1% खराब निकल रहा है। All the item put into the stock pile and then one item is chosen at random। एक आइटम को चूज किया जा रहा है, ठीक है, एंड दिस इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है, ये यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया, ये पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है। तो हमको ये पता करना है कि वो मशीन बी प्रोड्यूस किया है। कौन प्रोड्यूस किया, मशीन बी प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम आदत यहाँ पे लिखनी है कि पीए आपका हो गया 60%, 60/100 3/5 हो गया, और पीबी 40%, 40/100 2/5 हो गया। एक इवेंट हम ले लेते हैं, लेट ए भी हम यहाँ पे ले लिए ना, एक्स ले लेते हैं, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम। इवेंट एक्स हमारा क्या होगा, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एकदम ध्यान दीजिए। हमको पता चल गया कि डिफेक्टिव है, हमको पता चल गया कि डिफेक्टिव है, वी ऑलरेडी नो, यानी कि हमको डिफेक्टिव पता चल गया। हमको ये पता करना है कि वो मशीन बी का है, हमको अब ये पता करना है कि वो किसका है, मशीन बी का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मशीन बी क्या है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हमको ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सा चीज है बच्चों। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह निकालेंगे कि वो मशीन बी और डिफेक्टिव दोनों हो, मशीन बी और डिफेक्टिव दोनों हो, और साथ ही साथ हमको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल डिफेक्टिव, यानी यहाँ पे हमको टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करने वाले बच्चों। यहाँ पे हमको क्या पता करना है, टोटल डिफेक्टिव, और ये हमको ये पता करना है कि जब बी हो और डिफेक्टिव हो, ये दोनों का करना है। तो इसको जब जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्लेन हो क्या आ जाएगा। सबसे पहले मशीन बी यूज हो गया, और मशीन बी यूज हुआ, मशीन बी यूज तो उसमें डिफेक्टिव कितना है, मशीन बी यूज हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जब ये करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मशीन बी, यानी मशीन बी जब हो गया, अब मशीन बी एक इवेंट हमारा हैपन हो चुका, तो जब मशीन बी होगा तब डिफेक्टिव कितना होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि इवेंट अगर हम ए ले रहे हैं उसमें डिफेक्टिव कितना है, अगर हम मशीन ए लिए तो उसमें डिफेक्टिव कितना है, प्लस यहाँ पे दोनों मशीन है ना, मशीन बी लिए तो उसमें डिफेक्टिव कितना है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको इसमें पीएक्स क्या शो कर रहा है, पीएक्स शो कर रहा है कि टोटल डिफेक्टिव कितना हो सकता है। तो टोटल डिफेक्टिव कितना हो सकता है, तो मशीन ए से भी टोटल डिफेक्टिव हो सकता है, यानी मशीन ए चूज किया गया तो मशीन ए से निकला वो डिफेक्टिव, मशीन बी चूज किया गया तो मशीन बी से निकला वो डिफेक्टिव, टोटल हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मशीन बी का, मशीन बी के ऊपर लिख दिया। इसको अगर एक लाइन में आप अगर समझना चाहो, चलो हटा दो, हम 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, 9 10 में प्रोबेबिलिटी पे आते हैं कि 9 10 में हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। 9 10 में पढ़े तो कैसे कि टोटल नीचे लिखा था, टोटल केस नीचे लिखा था, फेवरेबल केस ऊपर लिखा था। तो डिफेक्टिव आने का क्या क्या चांसेस है, डिफेक्टिव आने के चांसेस है तो मशीन ए चूज होगा, तो मशीन ए चूज होगा तो ये हो गया, या फिर मशीन बी चूज होगा तो ये होगा, या है यानी कि और है तो हमारा ऐड हो गया, यानी टोटल केस नीचे हो गया। अब उसमें मशीन बी हो तो मशीन बी का हम ऊपर लिख देंगे, है ना, मशीन बी हो तो मशीन बी का हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। कितना ईजी है। तो बेस थ्योरम अगर आप एक तरह से कंपेयर करो 9 10 वाले के क्वेश्चन से, तो उससे भी आपका कंपेयर हो जाएगा, सिर्फ वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने आना चाहिए। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पूछेगा सर इसका वैल्यू कहाँ है, मशीन बी चूज हुआ तो हमारा डिफेक्ट हो, इसका वैल्यू कहाँ है, इसका वैल्यू ये देखो 1%, इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या आएगा इसका, मशीन बी चूज होता है तो खराब हमारा 1% होता है, यानी कि 1/100, और मशीन ए चूज होता है, जब मशीन ए चूज होता है तो खराब हमारा डिफेक्टिव मटेरियल कितना है 2%, 2/100। उसको हम थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसके पास हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, पीवी का वैल्यू कितना हमारे पास, पीवी का वैल्यू 2/5 मल्टीप्लाई बाई इसका वैल्यू कितना हो गया 1/100,
है ना। नीचे हमारा पी ए का वैल्यू हो गया 3/5 और ये हो गया 2/100 प्लस फिर से यही चीज हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2i 500 और नीचे हमारा ऐड हो जाता है 3 2 6 6 2 8 1/4, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका 1/4। कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेन आपका यहाँ पर समझना है। मैंने आपको कहाँ तक समझना था, यहाँ तक समझना था। आज होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ये है, ये थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 ही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए आप। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए कोशिश किए सॉल्व करने का, ट्राई किए। जब भी ट्राई करने का बच्चा हो ये हो, आप ट्राई हमेशा कीजिए। जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट का समय लीजिए, जरूर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ट्राई करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो बता दें वही आप सीखें। आपको अपने से भी ये नॉलेज इनहेंस करना पड़ेगा कि अगर कुछ दिया हुआ है तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, है ना। हम तो आपको एक सपोज क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन हर बार जब हम ही आपको रास्ता दिखा देंगे तो आप अपने से खुद से रास्ता चूज करना भूल जाओगे। तो कोशिश सबसे पहले ये करो कि खुद से रास्ता चूज करने की कोशिश करो। जब नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद तो हम हैं ही। तो वही चीज यहाँ पे कोशिश करो कि आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। जब नहीं बने उसके बाद तो हम लोग हैं ही, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट 5 or 6 शी टॉस ए कॉइन 3 times एंड नोट द नंबर ऑफ हेड। तो चलिए पहले यहाँ तक काम कर लेते हैं। एक गर्ल है जो कि एक डाई से थ्रो करती है और उसके बाद अगर 5 और 6 आता है तो 3 टाइम कॉइन को वो क्या करती है, हेड कर टॉस करती है। चलो ठीक है। तो इवेंट हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले इवेंट इवन ले लेते हैं। इवन अगर इवेंट ले हम तो गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6। अब बताइए 5 और 6 इवेंट आने का क्या प्रोबेबिलिटी बच्चों, इसको तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप। 2/6 हो जाएगा, है ना। 5 या 6 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा। अच्छा, अगर 5 या 6 आता है तो कॉइन को टॉस करती है 3 टाइम, ठीक है। तो कॉइन टॉस करने का भी यहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इफ सी गेट 1 2 3 4 देन सी टॉस अ कॉइन। अच्छा, अब 1 2 3 4 का भी ले लेते हैं। E2 गेटिंग 1 2 3 और 4, तब यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब क्या क्या कोई बात को ध्यान रखना, ये जब हुआ, इवन जब हैपन हुआ तो कॉइन को टॉस किया गया 3 बार, और ये जब हैपन हुआ तो ये जब हैपन हुआ तो क्या हुआ, सी टॉस अ कॉइन एंड नोट वेदर टेल और हेड एंड ऑब्टेन, ठीक है। ये जब हैपन हुआ तो कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया। तो चलिए इवन होने के बाद हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं 3 टाइम अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सबको पता है ना। आउटपुट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, इफ से ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, उसको सिर्फ एक हेड मिला है। इफ से ऑब्टेन सिर्फ एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि हम एक इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट ले लेते हैं हम ए, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही थ्रू 1 2 3 4 डाई इन द डाई। अच्छा, यानी कि ये पूछा है कि उस लड़की को एक हेड आया है, ये कंडीशन अप्लाई हो गया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कंडीशन अप्लाई हो गया कि एक हेड आया है। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E2 से आया हुआ होगा। तो E2 जब हैपन हुआ तो E2 हैपन होने के बाद कितना बार टॉस किया गया, एक बार टॉस किया गया, तो इसका जो आएगा हेड और टेल आएगा ना आउटपुट, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। और इवन जो टॉस किया गया था उसमें आउटपुट कितना आया था, 3 पॉइंट टॉस किया गया था। कितना पॉइंट टॉस किया गया था, 3 पॉइंट टॉस किया गया था, तो उसमें ही आया। अब क्वेश्चन क्या, एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड इसमें 1 है, एक ही है। तो अगर हम सबसे पहले इसका अगर हम निकालना चाहें तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ई, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली 1 हेड और हमारा E2 से हो, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं E2, सॉरी इसको हम ऐसे लिखे ना, हम सबसे पहले ये लेते हैं कि हमारा ये हैपन हो चुका है, E2 हैपन,
हो चुका है उसमें एग्जैक्टली 1 है, 1/2। क्या क्लियर है यहाँ पे? फिर से बच्चा फिर से इस चीज को समझ लिए। गर्ल थ्रो करती है इवन प्रोबेबिलिटी 2/6, 5 या 6 आने का, फिर E2 यानी 1 2 3 4 आने का ये आता है। ठीक है, अब क्या है कि जब E2 परफॉर्म होता है यानी कि 1 2 3 4 थ्रो किया जाता है डाइस, तो टॉस पॉइंट को एक बार टॉस किया जाता है, तो पॉइंट को एक बार टॉस किया जाता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, यानी यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। जब E2 हैपन होता है, E2 इवेंट हैपन होता है तो A यानी कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। बट अगर इवन इवेंट हैपन होता है, अगर इवन इवेंट हो गया तो A आने का प्रोबेबिलिटी यानी कि एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ है? और कहाँ हो गया? हाँ 4 है ना। तो एक सॉरी ये तो एग्जैक्टली 1 हेड नहीं है, तो 1 2 3 टोटल 3 हो गया। टोटल कितने बेस हो गया? 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/8। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इवेंट कब है? जब 5 और 6 आएगा तब। तो जब 5 और 6 आएगा तो इसके पास 8 आउटपुट आएगा। कितना आउटपुट आएगा? 8 आउटपुट। उस 8 आउटपुट में एग्जैक्टली 1 हिट कितना है? तो 3। कितना है? 3। तो इसका हो गया 3/8 है ना। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं? ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है, ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम लोग फिर से वर्क करते हैं। क्वेश्चन था, अरे सॉरी इरेज कर दिए। क्वेश्चन था एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है, एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है तो E2 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी ये इवेंट हो चुका है और ये E2 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा है ना। तो बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा तो सबसे पहले 19 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सबसे पहले टोटल हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल हेड कहाँ से आ सकता है। और उसके बाद जब टोटल हेड आया होगा तो E2 में भी E2 में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या कीजिए, यानी कि E2 हो यानी सेकेंड इवेंट हो और हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों साथ साथ हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और डिवाइड बाई टोटल ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से टोटल ए यानी एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको क्या लिखिएगा? P2 मल्टीप्लाई बाई P, E2 हो चुका है A डिवाइड बाई P कितना होगा? एक तो पहले यही हो जाएगा, एक तो आपका यही हो जाएगा और प्लस P E1 ले लेते हैं ना, E1 इंटू PA E1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है ना। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप। PE2 कितना है? PE2 2/3 लिख लेते हैं इसको, A1 E2 1/2। और यहाँ से हमारा PE2 कितना आ गया है? PE2 आ गया 1/2। ये तो वही चीज हो गया। PE1 1/3 3/8। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/3 कैंसिल, ये कैंसिल, कितना जाएगा? 8 24 8 11। एट अपॉन 11 कितना जाएगा बच्चों? 8/11 है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सब समझ में आ रहा है। यानी बेस थ्योरम देखा जाए तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि हमको सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम लोग बेस थ्योरम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो बेस थ्योरम को हम लोग आसानी से सॉल्व। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और अगर वीडियो पॉज करके इसको बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए है ना, क्योंकि इससे आपका और स्टडी इनहैंस होगा। चलिए बना लिए होंगे, देखते हैं। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। अच्छा, एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, जो 52 कार्ड डेक ऑफ कार्ड था उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, इसको थोड़ा समझना है कि एक कार्ड हमारा गुम हो गया है, उसके बाद 2 कार्ड हम निकाले तो वो हमारा डायमंड निकला। तब प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि जो कार्ड गुम हुआ है, जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो हमारा डायमंड ही हो, वो हमारा क्या हो? डायमंड ही हो। तो पहले देख लेते हैं, हम नॉर्मली पहले इसका निकाल लेते हैं कि डायमंड होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अगर हम इवेंट लेते हैं एक ये E1 लेते हैं, इवेंट हमारा क्या? डायमंड होने का है ना। चौक हम चेंज कर लेते थोड़ा सा। इवेंट हमारा क्या है? डायमंड होने का हो गया प्रोबेबिलिटी। और E2 क्या हो गया? डायमंड नहीं होने का। यहाँ पे ले लेते हैं नॉट डायमंड नहीं होने का। तो हमारा इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा PE1
1/4 हो गया है ना, तो 30 डायमंड होता है टोटल हमारे पास। और Pe2 क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल 39 होता है। अगर डायमंड को हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या टोटल, ऐसे भी इसको हम 1 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया 3/4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इवेंट हमारा 2 हो गया। अब एक कार्ड लॉस्ट हुआ है तो उसको हम भी मान लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारा क्या है लॉस्ट कार्ड, ये हमारा क्या हो गया लॉस्ट कार्ड, एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है। अब कार्ड लॉस्ट हुआ उसके बाद क्या काम किया गया, कार्ड लॉस्ट हुआ उसके बाद क्या काम किया गया, उसके बाद 2 कार्ड निकाला गया और दोनों कार्ड हमारा डायमंड निकला, दोनों कार्ड डायमंड निकला। अब यहाँ से कंडीशन क्या है कि जो कार्ड जो हमारा लॉस्ट हुआ होगा या तो वो डायमंड होगा या तो वो डायमंड नहीं होगा, यही ना, या तो वो कार्ड जो लॉस्ट हुआ होगा वो तो या तो इवेंट्स होगा या तो डायमंड होगा या तो वो डायमंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन आ गया, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 कंडीशन आ गया। तो चलिए हम ले लेते हैं इवेंट हैपन हो चुका है तब कार्ड हमारा लॉस्ट हुआ, इवेंट हैपन हो चुका है तब हमारा क्या होगा कार्ड लॉस्ट हो गया। तो इवेंट जब हैपन हुआ है तो जब कार्ड लॉस्ट होगा और उसके बाद हम लोग 2 कार्ड निकाल रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 कार्ड निकाल रहे हैं। तो 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास क्या हो गया डायमंड कार्ड गुम हो गया। तो ध्यान रखिएगा इवन हम लिए यानी कि एक डायमंड कार्ड क्या हो गया गुम हो चुका है। डायमंड कार्ड गुम होने के बाद हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डायमंड कार्ड जब गुम हो गया तो हमारे पास कितना कार्ड बचा 12 डायमंड कार्ड बचा। 12 डायमंड कार्ड में 2 डायमंड हम निकाल लिए और टोटल हमारे पास क्या हो गया 51C2। क्या ये बात आया समझ में, इस चीज को हम फिर समझते हैं स्टार्टिंग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था 52 कार्ड है उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है। अब वो डायमंड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, डायमंड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 3/4। अब एक कार्ड लॉस्ट हो गया, एक कार्ड क्या हो गया लॉस्ट हो गया। तो कंडीशन क्या लिखे तुम ध्यान रखिएगा, अगर डायमंड लॉस हुआ है, इवन हमारा क्या है डायमंड इवेंट का था, डायमंड इवेंट का था, तो डायमंड इवेंट लॉस हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको 2 डायमंड निकालना है, हमको क्या निकालना है 2 अलग से डायमंड निकालना है। यानी कि अगर ये हैपन हो चुका है तो दोनों कार्ड डायमंड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इवेंट ए था डायमंड और एक कार्ड उसमें से गुम हो गया, अब दोनों कार्ड डायमंड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तब एक कार्ड गुम हो गया ना बच्चों, तो 51C2 हो गया, यानी कि 51 में से 2 कार्ड हम चूज कर रहे हैं। अच्छा डायमंड कितना था टोटल, डायमंड 13 कार्ड होता है, तो 13 कार्ड में एक कार्ड तो हमारा गुम हो चुका है, तो अभी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब या तो ये भी हो सकता है ना कि वो डायमंड नहीं हो, ये भी तो हो सकता है कि वो डायमंड नहीं हो। तो डायमंड नहीं हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, अब डायमंड नहीं है, तो डायमंड नहीं है तो जो 2 कार्ड जो निकाले वो पूरी तरह से डायमंड निकला, तो यानी कि 13C2 और ये हमारा 15C2। बस यही आप लोग को समझना है बच्चों, और कुछ नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ नहीं है, बस इसी चीज को समझना है आपको। समझना क्या था कि हमारा जो कार्ड गुम हुआ है वो या तो डायमंड हो सकता है या तो डायमंड नहीं हो सकता। तो यदि वो डायमंड होगा, अगर कार्ड जो गुम हुआ यदि वो डायमंड होगा, उसके बाद अगर हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं वो 2 डायमंड ही हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा क्योंकि कार्ड गुम हो चुका तो 51 सैंपल स्पेस 51 में से 2 निकाल रहे हैं और कार्ड निकला हमारा डायमंड, तो डायमंड तो गुम हुआ था ना, डायमंड गुम हुआ तो 22। और यदि डायमंड नहीं गुम हुआ होगा तो 13 डायमंड होगा, तो 13 में से 2 का डायमंड हम निकाल लिए, तो यही तो हुआ, या तो डायमंड गुम हुआ या तो डायमंड गुम नहीं हुआ, यही ना, ये या तो डायमंड लॉस हो रहा है तो डायमंड लॉस नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ये पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है P, इवेंट इवन भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए, इवेंट इवन भी होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और कार्ड लॉस्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा, कार्ड लॉस्ट होने का प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं P प्लस अब सारा चीज आपका दिया हुआ है ना, P इवन का वैल्यू दिया हुआ है, P इवन आपका हाँ 1/4 दिया हुआ है, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, या वैल्यू पुट कीजिएगा 1/4 इंटू ए इवन 12C2 और उसके बाद P इवन वही उसी चीज को मल्टीप्लाई बाई Pe2 क्या है आपके पास 3/4, उसमें आपको क्या आ जाएगा 13C2
51 सीट, बस दैट्स ऑल। तो आई होप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे कुछ आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है उससे आप मैच कर लीजिएगा, जो आंसर आ रहा होगा वो आपका भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी था, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि या तो कार्ड डायमंड हो या तो कार्ड डायमंड नहीं हो, दोनों को हम नीचे लेकर करना क्या है। तो कितना सिंपल है काम। अगर हम बेस फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो कार्ड गुम हो गया, ठीक है, कार्ड गुम हो गया, तो कार्ड जब गुम हो गया तो या तो वो डायमंड हो गया तो डायमंड नहीं हो गया, दोनों हमारे नीचे सैंपल स्पेस में आ जाएगा, ये सैंपल स्पेस में आ जाएगा। अब क्या है, वो कार्ड डायमंड ही हो तो डायमंड हो तो हम डायमंड का लिख दिए, बस कहानी तो यही है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व कीजिए आप। चलिए सॉल्व हो चुका, देखते हैं। ABC आर चांस टू बीइंग सिलेक्टेड ए मैनेजर फ्रॉम ए फर्म आर रेशियो 4:1:2। अच्छा, A सिलेक्ट हो रहा है उसका रेशियो 4 है, B सिलेक्ट हो रहा है रेशियो 1 है, C सिलेक्ट हो रहा है उसका रेशियो 2 है। रेशियो दे दिया गया है, हम लोग रेशियो से भी प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, ये सब हमारे क्वेश्चन को और इजी कर देता है, क्वेश्चन को बड़ा नहीं करता, क्वेश्चन को और इजी करता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 3 to 1 3 7 हो गया। तो या तो हम 150 को मल्टीप्लाई 1 से ले या फिर नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से हमारा कट ही जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ P है तो 4 होगा 4/7 डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ P भी 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ PC 2/7। हम सभी को ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं, सभी को ऐड करके चेक करने पे यानी कि हमारा 1 आ रहा है, यानी कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, हमारा क्या रहा, एग्जॉस्टिव इवेंट है ये, यानी कि इसके अलावा और हमारा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि हो सकता है। यानी सबको सम करने पे हमारे पास 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, सारा का सारा कंडीशन क्रिएट हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ देम टू इंट्रोड्यूस ए रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर 0.3, 0.8, 0.5। अच्छा, कोई इवेंट चूज कर रहा है, ठीक है, तो इसको इवेंट का हम नाम ले लेते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं, इस इवेंट का नाम लेते हैं रेडिकल चेंज। का क्या नाम देते हैं, रिस्पेक्टिव टू इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंज मार्केटिंग, मार्केट में इवेंट ऑफ मार्केटिंग लिख देते हैं। और क्या, हम लोग को पूरा थोड़ी, हम लोग को पूरा ये सब थोड़ी करना है कि रेडिकल क्या है क्या नहीं, हम लोग को तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए, तो इसका भी कंडीशन दे दिया आपका, अगर ये होता है, अगर इवेंट ए होता है तो रेडिकल चेंज होने का, यानी ए हैपन हो चुका है तो रेडिकल अति मार्केटिंग होने का 0.3 है, इसका 0.8 है, इसका 0.5 इसका, है ना। यानी कि अगर सी इवेंट होता है तो वो मार्केटिंग में आने का उसका प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इवेंट बी होता है तो उसका मार्केटिंग में आने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, इवेंट ए होता है तो मार्केट में आने का 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ बी एंड सी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिए, या तो वो बी से होगा या तो वो सी से होगा, 2 दिया है। इसका मतलब जो हमारे पास जो होने वाला है वो या तो बी से होने वाला है तो सी से होने वाला है, यानी कि अब हम इसको ब्रेक इस तरह से कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए, जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, यानी बी से हो रहा है, जो मार्केटिंग आया या तो वो बी से आया, देखो मार्केटिंग मार्केट में आ गया, यानी ये काम रेडिकल चेंज हो गया, तो रेडिकल चेंज हो गया या तो वो बी से हुआ होगा या तो वो सी से हुआ होगा। बस इस चीज को समझना है आपको, क्लियर समझ में आया। चलिए फिर से इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है एबीसी का सिलेक्टेड का, एबीसी सिलेक्ट हो गया, अब एबीसी सिलेक्ट हो गया तो उसमें से कौन मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा अपना रेडिकल, तो जब ए सिलेक्ट होता है तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा अपना रेडिकल, उसका प्रोबेबिलिटी इतना, बी सिलेक्ट होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी इतना, सी सिलेक्ट होता है उसका प्रोबेबिलिटी इतना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि बी और सी दोनों का निकालना है, बी और सी क्या करना है, दोनों का निकालना है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा और डिवाइड बाय हमारा क्या करना पड़ेगा, टोटल, इसको इस तरह से लिख देना, टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि निकालने वाला है, टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ पे। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको हम अगर एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड करने पे क्या आएगा हमारा, इसको एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा पीबी इंटू पी एक्स बी, यानी बी हो चुका है तो उसका मार्केट स्ट्रेटजी, फिर इसको हम ये भी ऐड करेंगे पीसी इंटू पी एक्स सी, है ना, ये हो गया। अब नीचे हमारा टोटल, तो
टोटल तो सबसे पहले हम पी ए का ही लिख लेते हैं, पी ए इंटू पी एक्स ए प्लस पी बी इंटू पी एक्स बी प्लस पी सी इंटू पी एक्स सी, है ना। हम पूरा इसका इसी का लिख दिए इसको, अब लिख देंगे, इसके बाद सॉल्व नहीं हो जाएगा बच्चों आपसे। सॉल्व करना क्या, सॉल्व तो बहुत ईजी हो जाएगा। पी बी कितना है, पी बी 1/7, एक्स बी 0.8, पी सी कितना है 2/7, एक्स सी 0.5, उसके बाद आपका 1.7 इंटू 0.8 प्लस 2.7 इंटू 0.5 प्लस 4.7 इंटू ए का 0.3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के साथ 11/50 आ जाएगा, 11/50 आएगा, देख लेते कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा शायद, सॉरी। इसका जो सॉल्व करने पे जो आएगा वो आपका आ जाएगा 0.6, 6/10, है ना। तो आप इसको बना करके इसको मैच कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन करने सबको आ ही रहा, सॉल्यूशन सबसे हो जाएगा, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन था, बेस थ्योरम का कितना इजी क्वेश्चन था। बी और सी से होना, तो हम बी और सी को ऊपर ले गए, डिवाइड में नीचे टोटल कर दिए। आगे तो देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका आज का ये रहेगा। हाँ, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा। तो इरेज करते तो क्या है हमारे पास, ए डॉक्टर टू, अच्छा चलिए आप पहले एक बार बना लीजिए, आप एक बार इसको बनाइए, पढ़िए, इसको बनाइए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ओके, सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक करते हैं। क्या है, डॉक्टर जो विजिट पेशेंट, डॉक्टर जो पेशेंट विजिट करता है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पिछला एक्सपीरियंस लेकर कहा जा रहा है, इट इज नो दैट प्रोबेबिलिटी दैट मींस ही विल कम बाय ट्रेन से आ सकता है, वो बस से आ सकता है, स्कूटर से आ सकता है, फिर अदर मींस, यानी ट्रेन, बस, स्कूटर, उसके बाद या फिर कोई अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से वो आ सकता है। उसका प्रोबेबिलिटी है 3/10, 1/5, 1/10, 2/5 लिखते जाते हैं, है ना। तो सबको इवेंट मान ले कि इसका नाम सही हो जाएगा, नहीं इवेंट ही मान लेते हैं। तो चलिए E1 आपका हम ट्रेन ले लिए, E2 क्या है, बस ले लिए, तो P1 आपका क्या हो जाएगा, P1 दिया हुआ 1/5, P2 क्या हो जाएगा, P2 1/10, सॉरी ये 3 है ना, ट्रेन का 3/10, बस का 1/5, ठीक है। बस के बाद क्या आ गया हमारे पास, E3 आ गया, स्कूटर, तो P3 कितना हो गया दिया हुआ 1/10, 3/10, 1/5, 1/10, और E4 हमारे पास क्या हो गया, अदर, तो P4 क्या हो जाएगा 2/5, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक सेकंड ऐड करके देख लो तो एग्जॉक्टिव इवेंट है या नहीं है, एग्जॉक्टिव इवेंट होगा तो अच्छी बात है। चल, हालांकि वो इतना यूज नहीं हमारे पास, तो ये हो गया 4, ये हमारे पास हो गया 4/10, और ये हमारे पास हो गया 2 + 4, 4 6 4 10, हाँ ये एग्जॉक्टिव इवेंट है हमारा, ये हमारा कौन सा इवेंट है, एग्जॉक्टिव इवेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है अब, क्या है लेट आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम यहाँ पे एक इवेंट हाइपन कर लेते हैं, x लेट होने का प्रोबेबिलिटी, सबका लेट होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सबका लेट होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ट्रेन से लेट होने का 1/4, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, अगर वो ट्रेन चूज कर रहा है, ट्रेन चूज किया तो उससे लेट आने का प्रोबेबिलिटी x है, कंडीशन अप्लाई हो गया ना। ये हमारा क्या है, x डिनोट कर रहा है लेट आने का प्रोबेबिलिटी, और इवन क्या डिनोट कर रहा है कि इवन हैपन हुआ है, तो इवन हैपन हुआ तो x आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, E2 क्या है 1/3, E3 क्या है 1/12, he comes by train, bus and scooter respectively, but he comes by other means transport, then will not लेट होता ही नहीं है, तो ये अच्छी बात है ना, लेट नहीं होता है, लेट वो नहीं होता, अगर ये आ रहा है इधर से वो क्या लेट नहीं हो रहा, जब लेट नहीं हो रहा अब इसके बाद क्या करना है हमको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज कम बाय ट्रेन, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हेन ही अराइव ही इज लेट, व्हेन ही अराइव ही इज लेट, जब वो आया तो वो लेट पहुंचा, जब वो आया तो वो क्या हुआ, वो लेट पहुंचा, यानी लेट पहुंचा,
निकालना क्या है हमें, फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लेट पहुंचा, ये हो गया लेट पहुंचने का, एक हमारा क्या होगा लेट पहुंचने का, ये हमारा कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि लेट पहुंचा है। देखिए क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से ही आए, तो ट्रेन क्या है हमारा इवन, इसको हम क्या लिख देंगे इवन, यानी कि आपको फाइंड आउट ये करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ करके बच्चों हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले हम ये कर लेते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास एकदम डायरेक्ट क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो आपके पास, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इवन भी हो एक्स भी हो और साथ साथ पी एक्स। अब पी एक्स हमारा क्या होगा, सारा का सारा लिखाएगा वहां पे, एक्स लेट होने का प्रोबेबिलिटी हमारा सारा का सारा लिखाएगा ना वहां पे। तो लेट कैसे कैसे हो सकता है, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो लेट हमारा हो सकता है या तो वो ट्रेन से आए, या तो वो कार से आए, या तो वो बस से आए, जो भी है हमारा इस तरह से वो लेट हो सकता है। तो लेट होने का हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारे हो जाएगा, सबसे पहले अगर वो ट्रेन से आता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं बच्चों समझिए, ट्रेन से आता है तो ट्रेन से लेट आने का प्रोबेबिलिटी इतना, फिर बस से आता है तो बस से लेट आने का प्रोबेबिलिटी इतना, फिर स्कूटर से आता है, स्कूटर से लेट आने का प्रोबेबिलिटी इतना, फिर अदर मीन से आता है तो उसका लेट आने का प्रोबेबिलिटी इतना। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा लेट, यानी कि लेट आने का प्रोबेबिलिटी लिख दिए, ट्रेन बस स्कूटर अदर मीन सारा का सारा लिख दिए। अब क्वेश्चन ऊपर क्या है, ट्रेन का, तो ट्रेन का क्या था, यही था ना 3/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, है ना, सॉल्व कर दें हम ही तो कितना जाएगा, 3/40 ही रहने चाहिए यहाँ पे, 3/40 1/15 1/120, वो तो खत्म ही हो गया। तो हमारा एलसीएम 120 ही ले लेते हैं, 120 3 3 3 9 8 1, यानी कि हमारे पास 9 9 18 हो गया ना। आपको क्या आ गया बच्चों, 1/2 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर क्लियर है अच्छे से, यानी काफी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ हम बेस फिल्म को यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। आपका इसके रिकॉर्डिंग आपको लगभग हम पूरा ये करवा दिए, थ्योरी करवा दिए, सारा थ्योरी करवाने के बाद इसका हम 10 एग्जाम्पल करवा दिए। 10 एग्जाम्पल आई थिंक इनफ होता है। 10 एग्जाम्पल करने के बाद आप इसके जाके क्वेश्चन से सारा बनाइए, और क्वेश्चन से सारा बनाइए, और उसके बाद हम आपका एक माइनर सा टेस्ट लेंगे। माइनर सा टेस्ट में आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा। उस 5 क्वेश्चन को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। जिस तरह से पिछला आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे क्वेश्चन टेस्ट दिए थे, सिमिलरली वैसे ही रहेगा। पिछले बार का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, हम अप्रिशिएट करते हैं आप लोग को कि आप लोग अच्छे से बनाएं। इस बार भी आप अच्छे से दीजिए, और रिजल्ट को जल्दी जल्दी सेंड करने की कोशिश कीजिए। जितने जल्दी रिजल्ट सेंड कर दीजिए विद योर फोटो।